अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज एक नई सुबह का आगाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। नहीं हुआ तो हम करने के लिए आ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन साइलेंट करने का बहुत ज़रूरी होता है, चेक करना, जो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हैं। रिमाइंडर आपको इसलिए दे रहे हैं कि कुछ ऐसा जो आपने ज़रूरी कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ जो आपने या कोई सैंपल चेंज कराना हो या कोई साइज़ चेंज कराना हो, सुबह घर से निकलते हुए ये चीज़ें पाकिस्तानी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर भूल रहे हैं तो रख लीजिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर अमल करना, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, चाहे वो करियर के हवाले से हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करें ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स भी आप अचीव सब। अभी इस वक्त कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन कोई नहीं। आज क्या डेट है? आज बहुत सारे लोगों की तो सैलरीज आके खत्म हो गई, ये भी होता है। खैर, कोई बात नहीं। चले अच्छी खबरें सुबह सुबह देते हैं। क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की बात करें। आज कल अच्छी खबर हमारे पास भी है। क्रिकेट की अच्छी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी हामी भर ली है पाकिस्तान आने की, यानी कि मार्च 2022 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उसने हमें बता दिया है कि वो आएंगे, यहाँ पे टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, एक T20 भी खेलेंगे और रावलपिंडी, लाहौर, कराची इस हवाले से एंगेज होंगे। और बड़ी अच्छी खबर है ये, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट कि पाकिस्तान की चंद विक्ट्रीज ने एक राह हमवार की। और एक और बात आपको बताऊं, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो भी इस वक्त लाहौर में है और आज रमीज राजे से लाहौर में मिल रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिसकी वापसी के हवाले से हम कई अरसे से कोशिशें कर रहे हैं और वो बिलाखिर आना शुरू हो गई। अच्छी खबरें, सिक्योरिटी तो बेहतर ही थी पहले, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगती और वो कुछ खराब करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो और अब ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो हामी भरी है, इससे नो डाउट जो एक इमेज डैमेज हुआ था न्यूजीलैंड के वाकये के बाद और उससे पहले भी वो उसको एक वो जो कहने वो धुलेगा और उसके बाद जो एक बेहतर इमेज जो होगा एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमारा दुनिया के सामने आएगा। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और शोएब अख्तर ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी, क्या हम ऑस्ट्रेलियाई टीम के पाकिस्तान आने की हामी भरने के बाद उनके लिए नरमी रखे अपने दिल में? तो उसमें उन्होंने लिखा ना, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ये तो एक क्रिकेटिंग फीवर है जो कि इस वक्त जारी है, क्योंकि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा, उस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनका दिन भी है, इस हवाले से भी बात होगी। एंड लॉट मोर भी है विद द शो, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और आगाज में हम आपको बताएंगे एज यूजुअल हेडलाइंस। डस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी, धांधली में ज़िला इंतजामिया, महकमा तालीम और पुलिस अफसरान मुलव्वस, इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई का फैसला। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीमों की लिस्ट से खारिज, मुजाहिरीन ने वजीराबाद पार्क में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। UN अमन मिशन का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तानी ट्रैफिक वार्डन सलमा अब्दुल गनी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। डायपर्स इस्तेमाल करने वाले खलाबाज न मजबूर होते हैं न लाचार, तफसील देखिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स होंगे, क्रिकेट पे बात होगी, बहुत कुछ होगा, पावर बैक शो होगा, लेकिन आगाज में बड़ी खबर। सदर और वजीर आजम होते कौन है कलदम TTP से बात करने वाले? ये मैं नहीं कह रहा भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है उन्होंने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर न किसी को एतमाद में लिया गया, ना ही कोई इत्तेफाक़ राय हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमारे फौजियों, कौमी क़यादत और APS के बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी, इत्तफाक़ राय से बनेगी। कलदम TTP गलती तस्लीम करके शर्मिंदा हो तो रियासत उन्हें तस्लीम कर सकती है। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में शुरा का मौक़िफ़ सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत 5.5 घंटे तक तवील इजलास भी हुआ है इस हवाले से। अच्छा, तो हमने आगे देखना है कि मज़ीद सूरत क्या है, क्योंकि इस वक्त रद्द-ए-अमल जो है हुकूमत और TLP का जो मुआहिदा है उस पर रद्द-ए-अमल जारी है। हुकूमत काबीना की मंजूरी के बाद तहरीक लब्बैक
पाकिस्तान को कलदम जमातों की लिस्ट से खारिज कर दिया है और अब TLP बाकायदा तौर पर मुल्क की सियासत में हिस्सा ले पाएगी। कुछ अर्सा पहले ये डेवलपमेंट हुई थी कि इनके ऊपर इनको कलदम भी करार दिया गया था और इन पे सियासत करने पे पाबंदी भी लगा दी गई थी। मुआहदे पर जो इस हवाले से बात करें, 50% अमल दरामद के बायस TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद पार्क से धरना खत्म कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से बताया तो उन्होंने खुफिया मुआहदा पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा किया। कहा है कि बताया जाए कि हुकूमत ने किन शराइत पर मुआहदा किया। इसके साथ साथ डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो आपको कौमी असम्बली का हल्का NA 75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन तो याद होगा। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। 133 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ACF डस्का में इलेक्शन में धांधली करवाने के लिए इजलास हुआ, जिसमें ज़िला इंतजामिया, महकमा तालीम, पुलिस अफसरान, साबिक मुअव्विन खुसूसी और PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान समेत कई अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट में हुकूमत की जानिब से धांधली के लिए दबाव डालने से मुतल्लिक DC का एतराफ़ी बयान भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि AC डस्का पोलिंग स्टाफ को गैर कानूनी हिदायत देते रहे, जबकि प्रिजाइडिंग अफसरों को हरासा भी करते रहे। रिपोर्ट में DPO सियालकोट को भी नाअहली का जिम्मेदार करार दिया गया और बताया गया कि पुलिस अफसरान ने प्रिजाइडिंग अफसर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय अगवाकारों का किरदार अदा किया। बिल्कुल, और ये भी बताया गया कि सब मामले के लिए सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की गई। उस्मान डार साहब की मौजूदगी के हवाले से भी इतलात हैं। इलेक्शन के अमल को सुस्त करने के लिए और इस जोड़ तोड़ में मुतल्लिका SHOs भी मुलव्विस थे। इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनका किरदार नजर आता है। इंतखाबी अमल की कोताही पर DRO और RO को OSD बना दिया गया है, जबकि जो दीगर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ महकमाना और फौजदारी कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है जो इंक्वायरी रिपोर्ट में और इसकी रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है वो करेगी। ताहम हम अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात करें तो उन्होंने इस रिपोर्ट को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने रिपोर्ट पर घिनौना खेल खेला है। उधर मुस्लिम लीग नून ने डस्का इलेक्शन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है इस पर इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इस पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस भी लेने का मुतालबा किया गया है। ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर भी है और हम अगर मजमूई तौर पर इसे कहें कि हुकूमत के ऊपर एक चार्जशीट है तो गलत नहीं होगा, चूँकि इस सारे अमल के अंदर आपको याद होगा जब डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ था उसके अंदर धांधली के इल्ज़ाम दोनों जानिब से लगे थे। मेनली अपोजिशन ये कहती रही थी कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है और प्लान धांधली की गई है, और उसके बाद अब ये रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट भी ये कहती नज़र आती है कि जो इलेक्शन है इसके अंदर धांधली की गई और जो हुकूमती ऑफिशल्स हैं एज़ पर रिपोर्ट्स इसके अंदर मुलव्विस हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उस वक्त मुआविन खुसूसी थी, उनके साथ साथ उस्मान डार साहब जो अभी भी उमूर नौजवान के मुआविन हैं, वज़ीर आज़म के और सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। उनके बारे में भी कहा गया कि वो भी इन इजलासों के अंदर शरीक रहे इस सारे अमल में, इस सारे अमल को मुमकिन बनाते रहे। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इमरान के, जब भी कोई इलेक्शन किया जाता होता है और उसके बाद ये जो धांधली का शोर मचता है, एक तरफ अपोजिशन शोर मचाती है, अब दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब उन पर चार्जशीट लगी है तो उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे और ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन और नून लीग का ये जो आपस में गठजोड़ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा ये क्या मामला है। ठीक है, इस वक्त हाँ बिल्कुल हमारे साथ मुदस्सिर रिजवी हैं, इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कि उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस मामले पे हमें क्या राय या रहनुमाई दे सकते हैं। मुदस्सिर रिजवी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ये एक रिपोर्ट तो है, रिपोर्ट के साथ साथ इट सीम्स लाइक अ चार्जशीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ख़ासतौर पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सियालकोट की डस्का की उसके खिलाफ। आप इसकी रोशनी में हमें क्या क्या बता सकते हैं, ये इस रिपोर्ट के बाद इलेक्शन की हैसियत क्या है और इलेक्शन कमीशन अब किस हद तक जा सकती है इस रिपोर्ट के आने के बाद उन अनासर के खिलाफ अमल करने के लिए जो कि इसमें मुलव्विस रहे? देखिए, इलेक्शन तो वहाँ पे प्री पोल इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे पहले ही हो चुका है और दैट इज अ क्लोज चैप्टर। वहाँ पे इलेक्शन हो गया, नतीजा नोटिफाई हो गया। ये जिस वजह से इलेक्शन दोबारा कराया गया वहाँ पर उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर गड़बड़ हुई, इरेगुलरिटीज हुई, इलीगैलिटीज हुई और खासकर काउंटिंग के हवाले से पोलिंग ऑफिशियल गायब हो गए, उसमें गवर्नमेंट के अफसरान मुलव्विस थे। ये पहली दफा कोई इस तरह की बात हो रही है जिसमें ये बहुत आसान होता है पाकिस्तान में सियासतदानों को ब्लेम करना
सियासतदान या कैंडिडेट सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब तक हुकूमती अफसरान उनके साथ मुलव्वस ना हो। इस रिपोर्ट में पहली दफा वो लिंकेज को वाज़ेह किया जा रहा है और उसमें स्पेसिफिकली अफसरान का जिक्र किया गया है कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे, क्योंकि कैंडिडेट अकेला इन्फ्लुएंस इलेक्शन को नहीं कर सकता है, सियासतदान अकेला नहीं कर सकता। वो रिलेशनशिप बहुत वाज़ेह आ रही है, लेकिन बात यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें डर है कि रुक जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का लॉ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ऑफिसर्स के खिलाफ तो कार्रवाई करने का इख्तियार देता है, लेकिन ऐसे अफसरान जो इलेक्शन ड्यूटी पे ना हो, पब्लिक सर्वेंट्स हों या पर्सन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो, उनको सजा देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट 2017 में नहीं, और ये इलेक्शन लॉ की कमजोरी भी है। अब हमें ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने जो आईनी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करके जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं, खासकर जो अफसरान, क्योंकि सियासत पॉलिटिशियन ब्लेमिंग तो मुसलसल होती रहती है और हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमती अफसरान जो मुलव्वस पाए गए हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मिली है, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाती है। दूसरी बात यह है कि जब ट्रायल शुरू होता है किसी भी का, तो उसमें और फैक्ट्स वाज़ेह आते हैं, गवाहियां होती हैं, कानूनी शहादत आता है, तो उसमें जो भी अफसरान हैं, अभी ये इंक्वायरी की हद तक बात हुई है, वो चार्जेस तो वहीं जाके प्रूव होंगे। गिल्ट अगर कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन खुद तो सजा नहीं दे पाएगा, लेकिन इसको पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। बात इंक्वायरी रिपोर्ट पे खत्म नहीं है। मुदस्सिर, आप भी चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ओबियसली आप भी काम करते हैं, आपका इदारा, अब हमारे यहाँ होता ये है कि जिस जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगता है, जो दूसरी साइड है, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, वो इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ करार देता है। कभी हुकूमत जब उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ कहती है, कभी अपोजिशन जब उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, यानी कि इदारे को ही मुतनाज़ कर दिया जाता है। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही, आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन के अंदर, जब सेनेट इलेक्शन के अंदर वो कैमरे पकड़ने का मामला हुआ था, उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की एक वीडियो फुटेज सामने आई थी जिसमें वो कुछ पैसे दे रहे थे उम्मीदवारों को, दावा कर रहे थे, इस तरह के मामला। और उसके बाद अब ये डस्का और धुंध वगैरह के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग बॉक्सेस का खो जाना है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुतनाज़ा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन अब होनी चाहिए, जैसे अपोजिशन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, या इलेक्शन कमीशन खुद बाइख्तियार है इस मामले को देखने के लिए, इस वक्त मुतनाज़ नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार तो बिल्कुल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सजा लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस की सजा नहीं दे सकता, इलीगल प्रैक्टिसेस सजा नहीं दे सकता, वो अदालत में मामला तय होगा। जहाँ तक मुतनाज़ा बनाने का ताल्लुक है, यहाँ तो अदालतों को भी मुतनाज़ा बनाया जाता है जब लोगों के हक में फैसले नहीं आते, लेकिन इदारे अपना काम कानून के मुताबिक करते रहते हैं और पब्लिक ओपिनियन से यकीनन उनका एक्शन डिटरमिन नहीं होता या डिफाइन नहीं होता। यही इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, यही अदालतों का नहीं। क्रिटिसिज्म यकीनन आता है, और अगर अब तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी इख्तियारात मौजूद हैं, उनको वो इस्तेमाल भी शायद कर रहे हैं, कुछ लोगों को उन्होंने नोटिस दिए हैं, लेकिन इसकी इदारों को कंट्रोवर्शियल हमेशा से बनाया जाता रहा है। लेकिन इदारे अगर अपने कानून के मुताबिक काम करते रहें और अपने मैंडेट्स पे डिलीवर करते रहें, वो कंट्रोवर्सी खुद ब खुद जो क्रिएट की जाती है वो सबसाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके हवाले से आइंदा ऐसे क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं मुदस्सिर, जिससे अगर इसके हवाले से कुछ इक़दाम हो ना हो, आइंदा ऐसा कोई अमल ना हो, ऐसे क्या इक़दाम इलेक्शन कमीशन या पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है कम से कम ये इंस्टीट्यूशन मुतासिर ना हो? देखें, जब तक लोगों को सजा नहीं मिलेगी और जब तक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं होंगे कि जो अफसरान हैं, जो हुकूमती अफसरान हैं, अहलकार हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं होते हैं, उनको सजा दी जाए अगर वो इलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए। ये जो हम मुसलसल पॉलिटिशियन और कैंडिडेट ब्लेमिंग में पड़े हुए हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए, कैंडिडेट और पॉलिटिशियन अकेले इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनको अफसरान की मदद होती है और मिलती है। मुदस्सिर, वक्त हम बिल्कुल मुख्तसरन ये बता दीजिए कि अगर इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाता है उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट है, जैसे फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है अगर वो चैलेंज करते हैं? देखिए, चैलेंज करने का तो हर एक का हक है, हम एक रिपब्लिक हैं, उसमें हर एक को अपील करने का भी हक है, चैलेंज करने का भी हक है, सवाल करने का भी हक है। और अगर जो लोग इसमें नाम लिए गए हैं, अगर वो अदालत में ले जाके इसको चैलेंज करना चाहते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट
दैट राइट एज वेल, क्योंकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके जाकर जो सजा या डिसप्रूव होगा वो तो अदालत में ही होगा। तो लोगों के जो हुकूक हैं वो तो आइन में है और वो अदालत में ये फैसले होने चाहिए। लेकिन ये बात इंक्वायरी रिपोर्ट या पब्लिक स्टेटमेंट तक खत्म नहीं होनी चाहिए, चाहे इलेक्शन कमीशन जाए, चाहे कैंडिडेट जाए। अब ये तो आपने हमें बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदालत में होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई ना कोई फैसला होगा, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, जो इतनी क्रिटिकल रिपोर्ट है, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, अगर तो सीरियसनेस है इस मसले को हल करने की और फ्यूचर इलेक्शंस में इस किस्म के मामलात को कम करने की, तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। मंतकी अंजाम तक उस वक्त भी पहुंच सकता है जब इसमें जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो अदालत में ले जाएं और इसको डिसप्रूव करें। दे नीड टू क्लियर देमसेल्व्स। उन पे इस इंक्वायरी कमीशन में चीजें सामने आई हैं, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं लेके जाता, वो भी इसका मंतकी अंजाम होगा। ठीक, मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। अपने राय से, अपने तज्जिए से हमें आगाह करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाफिन ये काम भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत संगीन है, एक जमहूरी निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बेहतरीन ये होगा कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा है, जैसे फिरदौस आशिक अवान हैं या उस्मान डार हैं या ज़िला इंतज़ामिया हैं, वो इसको अदालत में ले जाएं और डिसप्रूव करें कि रिपोर्ट गलत है। तो उसके बाद इसकी जो लेजिटिमेसी है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो सकते हैं। अदरवाइज एक सवालिया निशान रहेगा इस सारे प्रोसेस। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सुपर 12 मरहले के बाद सेमीफाइनल की जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गई है। पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 10 नवंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 11 नवंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। ये मैच नॉकआउट मैच होगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हरा सका। इससे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 5 बार, एक बार T20 वर्ल्ड कप में और 4 मरतबा 50 ओवर्स के मैचेस में ICC वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में आमने सामने आ चुके हैं। ताहम 5वीं मरतबा शिकस्त ग्रीन शर्ट्स की मुकद्दर ठहरी। अब देखना ही है कि इस बार पाकिस्तान ये रवायत तब्दील करता है या इस बार भी कामयाबी ऑस्ट्रेलिया की झोली में गिरती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खैर, ये फैसला तो 11 नवंबर को ही होगा और जो कौमी टीम की आउट क्लास परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गए हैं। खैर, पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि 2022 इज गोइंग टू बी द रियल क्रिकेटिंग ईयर फॉर पाकिस्तान, ऐसा लगता है इंशाल्लाह। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड तो पहले ही कह चुके हैं, न्यूजीलैंड को अब सिक्योरिटी कंफर्म हो चुकी है उनकी शिकस्त के बाद। ऑस्ट्रेलिया भी अब राजी हो गया। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंट्रीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि वो पाकिस्तान आए 23 साल बाद। तो आफ्टर 23 ईयर्स पाकिस्तान आने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम तैयार हो गई है। शेड्यूल के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO टॉम हैरिसन आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और चेयरमैन रमीज राजा से लाहौर में मुलाकात करेंगे और जो इंग्लिश टीम है इसके दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। एंड आई बिलीव कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। दैट्स व्हाई ही इज कमिंग टू पाकिस्तान। वी आर नॉट गोइंग टू द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। मिर्जा इकबाल बेग साहब द क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं अल सुबह, और आज वो जल्दी आए हमारे पास, तो हमें अच्छा लग रहा है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है और खूबसूरत सी जो हवाएं चल रही हैं अल सुबह जो कराची में चलती हैं, उन हवाओं के साथ एक अच्छी खबर भी हवा में आई है और वो है ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान की। सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट इसके ऊपर लेना चाहूँगा कि हाउ डू यू सी दिस, ये कैसी डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह खैर अरमला और इमरान आप दोनों को। और यकीनन 1998 के बाद आपको याद होगा आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था। मार्क टेलर ने, सबको याद है, पेशावर में ट्रिपल सेंचुरी बनाई जी, बिल्कुल डिक्लेयर कर दी थी अपनी इनिंग्स, जिस पर सवालात उठ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सरगर्मियां तो बहाल हुई हैं, लेकिन सब लोग, आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, सब लोग यही कह रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ जाएगी तो फिर पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की जो रिवाइवल है वो मुकम्मल हो जाएगी। और अब मुकम्मल हो रही है। मार्च और अप्रैल में तकरीबन 5 हफ्तों का दौरा है ऑस्ट्रेलिया का और कंप्लीट सीरीज है। ये नहीं कि एक टेस्ट या 2 टेस्ट है, 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे, 1 T20। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के नुक्ते निगाह से बड़ी खुशाइन खबर है, क्योंकि फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अब ये कह सकेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की दीगर टीमों को कि अब हमारे यहाँ तमाम तर टीमें आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी आ जाएगी, न्यूजीलैंड भी आ गई थी। तो इसका मतलब है
कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट की वो बहारें लौट आएंगी इंशाल्लाह। जिन पर शायकीन क्रिकेट जो थे जिनके बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर। और आप भी लाहौर आ जाएंगे फिर इसी बहाने। ये बाहर भी लाहौर आएंगे। ठीक है मिर्ज़ा साहब, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे, आपने जिस तरह से खुद भी कहा कि न्यूजीलैंड की टीम का सिक्योरिटी का इशू भी सॉर्ट हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तैयार हो गई है, इंग्लैंड जो है अब उनके CEO भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा कुछ है, ये T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस है, ये उसकी मरहून मिन्नत है या मजीद कोई और इकदाम रमीज राजा साहब की जानिब से भी किए गए हैं तभी इस तरह की ये जो पॉसिबिलिटीज निकली हैं? ये अरमला आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। दरअसल T20 में जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी तो उसने दुनिया के दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को की आंखें खोल दी, उन्हें चौंका दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितना पोटेंशियल है। कहीं पर भी पाकिस्तान खेलता है, पाकिस्तान की टीम क्राउड पुलर है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है और हमारी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो जरा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो स्ट्रीट से लड़के आते हैं गलियों मोहल्लों में खेलकर, अब आप हारिस रऊफ की एग्जांपल ले लें, टेप टेनिस बॉल से खेलता था, ट्रायल देने चला गया लाहौर कलंदर्स के और कहां से कहां पहुंच गया। और हसन अली की एग्जांपल ले लें, गुजरावाला के पास एक गांव है लद्दे वाला वड़ाइच, वो वहां का है और एकदम से वो कहां चला गया। तो हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं उनमें टैलेंट बहुत होता है। अब क्रिकेट बोर्ड्स को दुनिया के पता चल गया है कि पाकिस्तान टीम की एक वैल्यू है, अगर वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो रेसिप्रोकल बेसिस पर पाकिस्तान भी उनका दौरा करेगा। तो मेरे ख्याल में अब उनको इस बात का एहसास हो चला है कि ये जिम्बाब्वे या कोई हल्की टीम नहीं है कि आप इसको नजरअंदाज करें। और इसका मतलब है वो जो रमीज राजा साहब के इनिशियल रिमार्क्स थे कि हमें ग्राउंड के अंदर प्रूव करना है कि हाउ इंपॉर्टेंट वी आर जस्ट एबल टू डू इट। ऑब्वियसली इसमें अल्लाह पाक की मदद बहुत ज़्यादा शामिल हाल रही है हमारे। कल कुछ स्टेटमेंट्स मिर्जा साहब ऐसी भी चल रही थी, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ये अब कहने पे आ गए हैं कि मुख्तलिफ इंडियन प्लेयर्स को PSL और पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL यानी कि IPL में खिलाना चाहिए और उनको PSL में खेलना चाहिए इफ़ दे वांट एक अच्छा बैकअप चाहते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को फेस करने का इंडियन प्लेयर्स। तो ये क्या कहीं ना कहीं कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है या महज एक खबर है या किसी की ख्वाहिश है मिर्जा साहब? देखिए, ये सिर्फ ख्वाहिश ही हो सकती है क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट का हमारे साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। हम उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देते हैं, वो हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये तो ऊपर से है सियासतदानों की जानिब से। और जब तक नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत मौजूद है इमरान, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की बहाली में काहम किरदार हो। आप देखें ना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह कौन है? वो अमित शाह जो वजीर दाखिला है भारत के, उनके साहबजादे हैं और अमित शाह दायां बाजू है नरेंद्र मोदी का। तो मेरे ख्याल में जब तक ये हुकूमत है भारत की, लेकिन इससे आपको मिर्जा साहब ये नहीं लग रहा कि इंडियन क्रिकेट अपनी बड़ी मुतासिर हो रही है, बड़ी डिस्टर्ब हो रही है? क्या इंडिया सिर्फ अब नामीबिया और स्कॉटलैंड से क्रिकेट खेलेगा? अगर स्कॉटलैंड से खेलेगा तो फिर तो KL राहुल अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन अगर शाहीन शाह को फेस करेंगे या हारिस रऊफ को फेस करेंगे तो फिर उनको, अभी तो हमने बहुत सारे अपने जो है ना एक छोटे पैकेट के अंदर बड़े धमाके हमने निकाले नहीं, लाइक धानी और हमारे जो नए लड़के हैं बड़े टैलेंटेड किस्म के। तो आपको नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट बड़ी मुतासिर होगी इफ दे डोंट प्ले विद पाकिस्तान? बिल्कुल, इससे इंडियन क्रिकेट मुतासिर होगी नहीं, हो रही है। क्योंकि मैंने आखिरी मरतबा जो मुकम्मल सीरीज हुई थी इमरान 2007 में, मैंने वो सीरीज कवर की थी और जो जोश खरोश था शायकीन क्रिकेट का, जो इंडियन जर्नलिस्ट का, जो इंडियन क्रिकेटर्स का रिस्पॉन्स था, वो अमेजिंग रिस्पॉन्स था। तो मैं समझता हूँ कि भारत को सोचना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्रिकेट के बहाल हो। वैसे भी लंबे लंबे गैप्स आए दोनों ममालिक के दरमियान। अगर एक सीरीज हुई तो उसके 18 साल के बाद दूसरी सीरीज हुई। अगर भारतीय टीम 1978 में आई है तो फिर उसके बाद 2008 में और 2004 में आई है। तो ये सारी चीजें सोचेंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जो है, जिस तरह लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि एशेज से भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, क्राउड फ्लोर है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिकेट जो है ना बहुत जबरदस्त है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट हो, लेकिन भारत की जो क्रिकेट है वो नीचे आ गई है। अब आप देखें इस ICC T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की टीम भारत जा रही है, फिर पाकिस्तान की टीम जो है आते ही बांग्लादेश चली जाएगी। तो क्रिकेट तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन भारत को तगड़ी टीमों से खेलना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। और नो डाउट ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी अब पाकिस्तान का दौरा करेगी, प्रॉपर एक सीरीज खेलेगी। अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड के हवाले से तो खुशखबरी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप T20 की एक्साइटमेंट भी जारी है। और हम तो एक्साइटमेंट हमारी उस तरह से कज़ाफी के पड़ोसी हम तो वर्ल्ड कप की भी तैयारी। चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
बैक टू एक्सप्रेसो। और जिस तरह से इमरान हमेशा कहते हैं एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात Yes. करवाते हैं, और ये तो हमारे मुल्क की भी हीरो है, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी खातून ट्रैफिक वार्डन अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई और पेशा वराना खदमात के लिए सूडान गई और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सलमा अब्दुल गनी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यूएन मिशन के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने अपना जो अवार्ड है अपने नाम किया, और उन्होंने इस के साथ साथ अपनी पेशा वराना जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ निभाने के साथ साथ ये PhD भी करी हैं। इस वक्त सलमा अब्दुल गनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात जी सलमा, वेलकम टू एक्सप्रेसो स्टूडियोज। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ग्रेट टू हैव यू। आपने तो बड़ा कमाल किया, और एक तो पहली बात ट्रैफिक पुलिस के अंदर आना ही पाकिस्तान में ही एक बहुत बड़ी बात है, फिर उसमें इंटरनेशनल मिशन के लिए सेलेक्ट हो जाना और फिर मिशन करके वापस आना। हाउ इट्स बीन, कैसा रहा ये सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजेबल भी, और बड़ा ही जुनूनी सा ये ट्रैवल था जो मैंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है ना इसको पार किया और अपनी तमाम जो है ना जिम्मेदारियाँ अदा की माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सलमा, अब चूँकि ऑब्वियसली अब ट्रैफिक वार्डन होना कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टिल हमारे यहाँ ख़वातीन का इस शोबे में आना एक बड़ी अनहोनी बात होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो शायद ये कॉमन हो गया, हम बहुत सारी माशाल्लाह ख़वातीन को देखते हैं। आपने जब ये सोचा तो आपने क्यों सोचा कि आपने ट्रैफिक पुलिस में जाना है? एक्चुअली जब भी 23 मार्च की परेड ऑन एयर होती थी तो वो परेड देख के मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती थी कि अल्लाह ताला मुझे भी यूनिफॉर्म जो है ना यूनिफॉर्म वाली जॉब हो और जिसमें ये मार्च हो। अच्छा। तो बस अल्लाह ताला कोई वक्त था, अल्लाह ताला ने कबूल किया और मैं इस फोर्स में आ गई, और इस फोर्स में जो है 2006 में हम लोग आए। और जब आए और वाकई आपके मुताबिक जो है आपने जो भी कहा कि वाकई बड़ी अनहोनी सी बात थी, और उन दिनों 2006 में लोग चूँकि इतने एजुकेटेड नहीं थे और इतने उनको अवेयरनेस नहीं थी, एक्सपोजर भी नहीं मुझे था। ऐसा लगा कि आपने कभी जिंदगी में बचपन में दुआ की कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं एक इशारा करूं और ट्रैफिक रुक जाए, और ऐसा हो गया। नहीं ऐसा क्या अब आप एक इशारा करती हैं सारी ट्रैफिक रुक जाती है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एज अ वार्डन ऑब्वियसली मैंने जस्ट यूनिफॉर्म की दुआ की और अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। That's good. तो इसके लिए प्रोसीजर क्या था? आपके महकमे ने आपको मुंतखब किया, आप उस वजह से आप बाहर गई, इस मिशन का हिस्सा बनी, या आपने खुद अप्लाई किया, या कुछ सर्टेन कोर्सेज थे, सर्टिफिकेशन थी? कैसे हुआ? नहीं होता, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरी दुनिया में जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एक लेटर ड्रॉप करती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी फीस प्रोवाइड करती हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंड्स प्रोवाइड करती हैं यूएनओ को। तो इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें पाकिस्तान भी अपनी फोर्सेस जो है वो मिशन पर भेजती है ताकि वो सर्विसेज अपनी जो है ना पार्टिसिपेट कर सके यूएन ऑर्गेनाइजेशन के में। इसी तरह से लेटर आया और लेटर में तमाम लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस से तकरीबन जो है वो पूरे पाकिस्तान जो पंजाब में ट्रैफिक है उसमें तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया। और इसी तरह से पूरे ओवरऑल जो फोर्सेस हैं जो आईजी पंजाब के अंडर या आईजी जो है तमाम सूबों के आईजीज़ के अंडर आती हैं, तमाम फोर्सेस में तकरीबन लाख्स के करीब लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है। तो उसमें फिर जब सिलेक्शन हुई तो तकरीबन 300 लोग सिलेक्ट हुए फाइनली। ठीक है। उनमें फिर आफ्टर सिलेक्शन भी एक प्रोसीजर होता है कि आपके नेम जो है ना सिलेक्ट होते हैं, मिशन से लेटर आता है कि हमें इतने लोग रिक्वायर हैं, उसमें फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है कि परफॉर्मेंस वाइज और जो आपने एग्जाम्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें मेरा भी एक नाम। और आप पाकिस्तान मतलब तारीख में ये रिकॉर्ड है आपके पास कि आप पहली खातून ट्रैफिक पुलिस में। जबरदस्त। अच्छा सलमा, क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे जब आप इस बैक इन 2006 की आपने बात की, जब आप इस फील्ड में आई ऑब्वियसली आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना माशाल्लाह करेंगी, लेकिन स्टिल घर वाले उनका क्या रिएक्शन था? और एज अ वुमेन आपको इस फील्ड के अंदर कोई चैलेंजेस रहे कि आपने एज अ वुमेन फेस किया? बहुत ज़्यादा चैलेंज रहे। 2006 में तो मेरी फैमिली भी इस चीज़ को ऑन करने में थोड़ा डिफिकल्ट रही और मुझे उन डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ा, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था। और टाइम टू टाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑनरेबल जॉब और ये भी एक पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ऑन किया। उसके बाद फिर फील्ड में जब हम आए, फील्ड में लोग चूँकि इतने अवेयर नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको भी फेस करना पड़ा। और स्टार्टिंग में ही आफ्टर ट्रेनिंग जो मैंने
जॉब ज्वाइन की, जो मेरी पोस्टिंग हुई वो एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर हुई अच्छा जी, बाइक पर। तो वो भी एक मेरे लिए चैलेंज था कि एक खातून और बाइक, ओए होए। वो डेफिनेटली जैसे यहाँ पे आई मस्ट अप्रिशिएट लाहौर। मैंने जी, बिल्कुल। रावलपिंडी में, कराची में इवन मैंने ये कल्चर नहीं देखा। लाहौर में आई सी गर्ल्स राइडिंग ऑन द बाइक, स्कूटी के अलावा नॉर्मल बाइक्स को चला रही होती जी, हैं बिल्कुल। सुबह सुबह। ओल्ड अब एज तो- विमेन इवन जी, जो जी, काम बिल्कुल। वगैरह पे जाती हैं, वुमेन ये ऑन बड़ा ही व्हील्स अच्छा का कल्चर है और ये जी। आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वुमेन ऑन खवातीन व्हील्स को के तहत तो अब तो बहुत सारी खवातीन जो हैं वो चल रही हैं। गवर्नमेंट को भी इनकरेज आप- करना चाहिए। आपने जब आप जाती थी पेट्रोलिंग, जिस तरह से आपने कहा पेट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पे आपकी पोस्टिंग हुई, क्या रिएक्शन होता था लोगों का? लोग किस तरह से ट्रीट करते थे? आप जब रोकती होंगी या जो भी मामला जी बिल्कुल, कुछ लोग तो कहते थे वाओ फीमेल ऑन बाइक, लेकिन कुछ लोग कहते थे फीमेल का क्या काम है सेल्फीज बाइक नहीं पे? लेते थे आपके साथ? और कुछ सेल्फीज भी लेते थे और कुछ जो है ना प्रमोट करते थे, कुछ डिसलाइक करते थे और इन सारे मिला चैलेंज जुला को reaction। गुजरते- अच्छा, ये तो गुजरते बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की। बाहर आज- जाके कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ की ट्रैफिक भी इतनी संभली हुई है जितनी पाकिस्तान की, लाहौर कराची की है, या सूडान में आपने कोई फर्क देखा? आपका तजर्बा क्या है जो आप यहाँ पे लेके आई हैं बीइंग ऑफिसर, जो आप आगे लोगों को, जो नए बच्चे कल आने हैं, ट्रेन होने हैं, आपने उनको ट्रेन करना है, तो आप दे सकती हैं उनको? सूडान में एक्चुअली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एज ए ट्रैफिक वार्डन। फील्ड में नहीं थी यस, आप? ठीक मैं है। फील्ड में ही थी, लेकिन एज ए ट्रैफिक वार्डन वहाँ वर्किंग नहीं थी। वहाँ एज ए पीस कीपर मैं गई थी और Okay. एज ए पीस कीपर ही हम लोगों ने वर्किंग की। ठीक है। पहले तो हमारी ड्यूटी पेट्रोलिंग पे लगी, उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट का एक वहाँ पर भी एक प्रोसीजर होता है और उस डिप्लॉयमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सिलेक्शन हुई और मैं डिप्लॉय हुई। मूव कॉन वहाँ पे एक सेक्शन था जिसमें रिपेट्रिएशन शामिल होती है या एक्सचेंज शामिल होता है आर्मी का डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो मैं भी उसमें शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 कंट्रीज़ की रिपेट्रिएशन सौंपी गई और जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और उसी परफॉर्मेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से भी नवाजा और मुझे अवार्ड बेस्ट ठीक। परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। जबरदस्त। So we wish you very best of luck सलमा। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया, आप गई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और अब दीगर फैमिलीज को भी आपको देख के, इनको देख के सीखना। अगर आपके बच्चे, खासतौर पे आपकी खवातीन, लड़कियां डिफेंस से रिलेटेड यूनिफॉर्म जॉब के अंदर आना चाहती हैं, तो इनकरेज देम, ये बहुत ज़रूरी है। सलमा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, यू आर आवर प्राइड। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। अच्छा जी और सलमा, हमारे पास एक रिपोर्ट है। We have a report regarding एग्जैक्टली, roof आसिम gardening, yes. महमूद की एक रिपोर्ट है रुक गार्डनिंग के हवाले से, आपको वो दिखाते हैं। दामन साला अब्दुल मजीद ने अपने घर की छत पर ही सब्जियां उगाना शुरू कर दी। अब्दुल मजीद ने गुलबर्ग में अपने 5 मरले के घर की छत पर ना सिर्फ खूबसूरत बागीचा तैयार किया है बल्कि गमलों में मौसमी सब्जियां भी उगा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी छत पर पार्क बनाऊं। जब पार्क बनाया उसके बाद जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई आजकल, सब्जियां वगैरह, फिर सब्जियां काश्त करनी शुरू कर दी। जो घर में सब्जियां हो सकती जैसे गोभी है, पालक है, सलाद है, मिर्चें हैं, मूलियाँ हैं, ये सब चीज़ें मैं घर में पैदा कर लेता हूँ। तो बड़ा फ़ायदा होता है जब ये चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती। काफ़ी लोग हम साया देते कि नींबू है आपके घर में, नींबू दे दें, या मिर्चें दे दें, या धनिया दे दें। जो छोटी मोटी चीज़ें सब सब्ज़ी होती है, बड़ी सब्ज़ी नहीं होती। जैसे कि वेलों वाली सब्ज़ी, उससे जगह की ज़्यादा पमैश चाहिए होती है। छोटी सी छत पर एक तरफ मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत फूल बहार दिखा रहे हैं, वहीं सलाद, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, गोभी, प्याज और लीमू समेत कई सब्जियां भी मौजूद हैं। इनकी 8 साला बेटी भी इस काम में इनकी मावनत करती है। जब मेरे पापा बाहर कहीं चले जाते हैं तो इन पौधों का मैं ख्याल रखती हूँ, सुबह रोज़ पानी देती हूँ और इनका अच्छी तरह ख्याल रखती हूँ। घर के लॉन या छत पर गमलों में सब्जियां उगाना मुश्किल काम नहीं है। महकमा ज़राअत से बआसानी मुख्तलिफ सब्जियों के बीज हासिल किए जा सकते हैं। किचन गार्डनिंग से ना सिर्फ ताज़ा सब्जियां खाने को मिलती हैं बल्कि इन सरसब्ज पौधों से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के खात्मे में भी मदद मिलती है। आपने देखी और इनको रोल मॉडल बनाए। वैसे बहुत महंगाई हो गई, 200 रुपए किलो टमाटर है, छत पे उगा घरों पे कर लें। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक का। तो ये जो खबरें कुछ आती हैं कि जो मुख्तलिफ खराबाज है वो डायपर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस पर उनका तमस्खर भी उड़ाया जाता है, तो ये ना तो मजबूर होते हैं ना लाचार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का, समाव यूनिफॉर्म का और सारी एक्टिविटी का हिस्सा होता है दैट दे यूज्ड टू यूज़ डायपर्स व्हाइल बीइंग इन स्पेस। इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों इसका हिस्सा हैं, नासा भी इस पर क्या कहता है, इस सारी डिटेल को हमने आज के साइंस एंड टेक में आपको बताया। वक़ार अहमद मलिक हमारे साथ हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। पिछले कुछ दिनों में आपने एक खबर देखी होगी जो मुसलसल गर्दिश में है, और वो खबर ये है कि खलाबाज 4 खलाबाज जो हैं, जो वापसी का उनका सफ़र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उन्होंने 6 माह गुजारे और अब वो वापस आ रहे हैं। री एंट्री है उनकी, और वापसी पे क्योंकि री एंट्री जो कैप्सूल है उसका टॉयलेट ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से बेचारे खलाबाज डाइपर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजबूर खलाबाज डाइपर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं और बेचारे, और इस तरह के लफ्ज़ जो है वो खलाबाजों के साथ नथी किए हुए हैं। हालांकि इन डाइपर्स वाली बात का एक मुकम्मल पस मंज़र है, और वो पस मंज़र ये है कि इन डाइपर्स को नासा की ज़ुबान में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट्स कहते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट्स क्या हैं, ये कब से स्टार्ट हुए और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट जो है ये हर खलाबाज को 3 दिए जाते हैं। एक लॉन्चिंग के लिए, एक जो है वो स्पेस वॉक या एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के लिए, EVA के लिए, और एक जो है वो री एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये 3 जो हैं ये हर खलाबाज को दिए जाते हैं। अगर हम इसकी तारीख की तरफ देखें तो अपोलो एरा जो जिसको हम 60 की दहाई यानी कहते हैं, 60 की दहाई में एस्ट्रोनॉट्स जो है थे वो इस्तेमाल करते थे स्पेंडेक्स ट्रंक्स उनको कहते थे, और यूरिन कलेक्शन डिवाइस यानी बेसिकली ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। और 60 की दहाई में या 1960 में लगभग डाइपर्स जो थे ये ईजाद हो चुके थे, दरियाफ्त हो चुके थे, ईजाद हो चुके थे, क्योंकि इसमें एक्चुअली सोडियम पॉलीएक्रिलेट इस्तेमाल होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है अपने वज़न से कहीं ज़्यादा लिक्विड को। आप जो समझिए कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट है ये 2 लीटर जो है लिक्विड वो एब्जॉर्ब करता है। 1960 में बच्चों के लिए डाइपर्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन 1980 में नासा का ध्यान इस तरफ गया और नासा ने फर्स्ट टाइम जो था इंट्रोड्यूस किया डिस्पोजेबल एब्जॉर्प्शन कंटेनमेंट ट्रंक्स, डेक्ट्स कहते थे इसको, और ये 1980 की दहाई है। लेकिन आगे जाके एक तब्दीली वाक़या हुई, और वो तब्दीली ये थी कि 1988 में 1988 में उन्होंने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट जो था उसको इंट्रोड्यूस किया, मैग को इंट्रोड्यूस किया। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट यानी मैग, ये नासा ने क्यों रखा? ये बेसिकली वो ट्रेड नेम को एक्चुअली अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले फिशर के वाले से एक स्पेस पेन जो है वो जो $1 मिलियन स्पेस पेन, वो भी नासा एक कंट्रोवर्सी में पड़ा था। सो एनीवे ये इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने इसका एक जेनेरिक सा नाम रखा, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट, मैग। इस हवाले से हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। नासा ने 1990 में 3200 यानी 3200 डाइपर्स खरीदे, जिसका ब्रांड नेम बेसिकली एब्जॉर्बेंसीज था, और 1990 से लेके 2007 तक ये तकरीबन 17 साल बनते हैं। 2007 की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि वो जो 3200 थे उसमें अभी 1/3 जो थे वो पड़े हुए थे। ऑफ कोर्स ये कोई इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग तो है नहीं स्पेस की, और खलाबाज जो थे उनकी तादाद भी काफ़ी महदूद होती है। तो अब इस खबर का एक्चुअली आपको एक पस मंज़र थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये जो मजबूर खलाबाज और लाचार खलाबाज कहा गया, असल में तो ये 1960 की दहाई से ये एक इंसानी ज़रूरत है। इस हवाले से स्पेंडेक्स ट्रंक्स जो थे उस वक्त उसकी ईजाद, उसके बाद ये करते करते 1980 में नासा का ध्यान जो है वो डाइपर्स ये इस हवाले से पड़ा, और उन्होंने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट जो है 1988 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद 1990 से लेकर 2007 तक के स्टैटिस्टिक्स आपको पेश किए। तो ये बेसिकली लॉन्चिंग यानी लिफ्ट ऑफ पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये वहाँ पे अगर स्पेस वॉक आपने करनी है, क्योंकि एक स्पेस वॉक या कोई चीज़ फिक्स करने के लिए आपको 6, 7 या 8 घंटे बाहर रहना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी इस तरह की काम ये इस्तेमाल हो सकता है, और उसके बाद जब री एंट्री होती है तो री एंट्री में ये इस्तेमाल होते हैं। ये कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। और स्पेस एक्स के हवाले से जो टॉयलेट की ख़राबी का कहा गया, वो भी टॉयलेट जो है वो हमारे ज़हन में ख़ास किस्म की शक्ल होती है टॉयलेट की। जो कैप्सूल के अंदर टॉयलेट है वो कतन को इस तरह की शक्ल नहीं है। वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसमें ख़राबी ज़रूर पैदा हुई, लेकिन ये डाइपर्स वाली बात है, ये एक अमूमी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बेचारे खलाबाज जो हैं वो डाइपर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट, इसकी नासा के यहाँ और खलाई साइंस के यहाँ मुकम्मल एक तारीख मौजूद है। देखते रहिए साइंस एंड टेक।
बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। और हर लहजा है मोमिन, नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का योम पैदाइश 144वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी हवाले से अपने आज का जो मेरा पाकिस्तान हमारा सेगमेंट उसको डिज़ाइन किया है। मज़ार इकबाल पे जाते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ भी करते हैं और आपको कुछ हक़ाइक़, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ नौजवानों को खुदी का दर्स देने वाले मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक़ के मज़ार पे। ये मज़ार लाहौर के हजूरी बाग में बादशाही मस्जिद के पहलू और शाही कला के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये मज़ार सादा मगर पुरवकार है। आइए चल के जानते हैं इस मज़ार के बारे में और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के बारे में। नाजरीन, इस वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में मुनीब इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मज़ार इकबाल को इस जगह बनाने का मकसद क्या था? जी, एक तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की हुई है कि मुझे अपनी मस्जिद की दीवार या मीनार के साए में कब्र की जगह इनायत फरमा दें। तो जब अल्लामा साहब फौत हुए थे तो सरज़मीन हिजाज़ तो उनकी मैयत ले जाना उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। तो जो उनके साथी थे या एकाबरीन थे, मुसलमान एकाबरीन लाहौर के, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि लाहौर में जो सबसे बड़ी और अजीम मुसलमानों की मस्जिद है उसके साए में अल्लामा साहब को दफन किया जाए। तो उस वजह से उस दौर में मुकामी तौर पे बड़े सगीर के लोगों को अंग्रेज़ ने हुकूमत दे दी हुई थी। सूबाई हुकूमत यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी की थी। एक साहब थे सर सिकंदर हयात, वो वज़ीर आज़म थे तब पंजाब का वज़ीर आज़म होता था। तो उनसे ये अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब ने गुजारिश की कि हमें ये जगह इजाज़त दी जाए यहाँ पे अल्लामा साहब को दफन करने की। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर वो उन्होंने गवर्नर के पास गए पूरी डेलीगेशन लेके कि जी हम अल्लामा साहब को इधर दफन करना चाहते हैं। तो फिर गवर्नर ने वाइसरॉय से, उस वक्त के जो अंग्रेज़ वाइसरॉय था, उसे इजाज़त लेके दी और फिर अल्लामा साहब को यहाँ पर दफन किया गया। सर, इस मज़ार का नक्शा किसने पेश किया था? जी, इसके लिए इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने अल्लामा साहब के बड़े करीबी दोस्त थे नादिर शाह, बादशाह अफगानिस्तान। तो वो अगरचे अल्लामा साहब की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे, तो जो उनके फरजान थे ज़ाहिर शाह, वो तब बादशाह थे। उन्होंने पहले नक्शा भेजा एक मज़ार के लिए बना के, पर वो बहुत वेस्टर्न डिज़ाइन का था। अच्छा। फिर जो अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब थे उन्होंने अप्रोच किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन का जो शाही आर्किटेक्ट था, मेरा ख्याल है बहादुर यार जंग उनका नाम था, शायद मुझे नाम नहीं सही तरह से याद आ रहा। तो वो आए, उन्होंने फिर जो नक्शा उन्होंने दिया वो भी कोई बहुत नुस्वानी टाइप था। उसमें इस तरह लगता था जिस तरह किसी परिंदे को किसी पिंजरे में कैद किया गया। तो फिर जो अल्लामा साहब के करीबी साथी थे चौधरी मोहम्मद हुसैन, उन्होंने वो आर्किटेक्ट साहब को बुलाया, इधर बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बिठाया और उनको दिखाया कि जी देखें, एक तरफ मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है जो कि इस्लाम की दीनी कुव्वत की निशानी है, और दूसरी तरफ शाही किला है जो इस्लाम की दुनियावी कुव्वत की निशानी है। बिल्कुल। तो उसके दरमियान में हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार ऐसा होना चाहिए कि उससे सादगी, मजबूती और कुव्वत नज़र आए, या वो इन चीज़ों की अलामत हो। और यही चीज़ें अल्लामा साहब की शख्सियत और कलाम का जो है खासा थी एक तरह से। तो फिर ये फाइनली ये तीसरा एक किस्म का नक्शा था जिसको अप्रूव हुआ, और इसमें मुगलिया तर्ज तामीर भी है, पर बरे सगीर की जदीद इस्लामी तामीर का भी नक्शा। तो ये सारी चीज़ों को जो बरे सगीर के मुसलमानों की सकाफत और आर्किटेक्चर था उसको एक तरह से इकट्ठा करके तो ये मज़ार बनाया गया है। और दूसरी ये कमेटी की भी और अल्लामा साहब की भी ख्वाहिश थी कि मज़ार की जो छत है वो मस्जिद के फर्श से ऊंची ना हो सके, ना जाए, तो इसलिए मज़ार के ऊपर गुंबद नहीं बनाया गया। अब यहाँ से ऊपर तो आपको नजर नहीं आता, पर ऊपर एक फ्लैट पिरामिड है, उसको आर्किटेक्चर में फ्लैट पिरामिड कहते हैं, इस तरह सीढ़ियों की तरह। और उसकी वजह ये है गुंबद ना बनाने की कि फिर अगर गुंबद बनता तो वो फर्श से ऊंचा हो जाता। तो ये गुस्ताखी अल्लामा साहब कभी भी
पसंद ना करते। इस मज़ार की तामीर का काम कब शुरू हुआ, किसने कराया और कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? हाँ जी, ये तो असल में ये मज़ार जो है ये अलामा साहब के जो अकीदतमंद थे ये उनकी मोहब्बत से बना। तो उन्होंने मतलब इसमें किसी हुकूमत का कोई खर्चा नहीं हुआ। अंग्रेज़ की हुकूमत ने भी कहा था उस वक्त जो पंजाब की हुकूमत थी, सर खिज़र आटवाना साहब बाद में बन गए वज़ीर आज़म, उन्होंने भी कहा कि जी हम दे देते हैं, और कई मुखय्यर हज़रात ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलामा साहब के अकीदतमंदों से ही ये मज़ार बनवाएंगे। और एक तो उन्होंने आपस में कंट्रीब्यूशन जमा की, फिर उन्होंने एक कोई चंदे की अपील नहीं की, पर उन्होंने अलामा साहब की तस्वीर छपवा के उनको अखबार में इश्तार दिया कि जो भी अलामा साहब के मज़ार में हिस्सा डालना चाहता है वो ये अलामा साहब की तस्वीर परचेज कर ले। ताज कंपनी वालों ने वो शायद तस्वीर शाया की, तो वो तस्वीर हज़ारों के हिसाब से फ़रोख्त हुई। तो उसकी जो फंड्स जमा हुए सारे, तो ये 1946 में इन्होंने तामीर फाइनली शुरू की और 1950 में ये मुकम्मल हुई। बीच में 4 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि ये पत्थर ख़ास राजस्थान से या कहीं से आता था। अच्छा। और वो 1947 में जब पार्टीशन हुई है तो वो फिर ट्रेन्स भी सारी मसरूफ़ थी और वो सारा मसले मसाइल थे, तो वो कुछ अरसा के लिए डिले हो गया। और फिर ये अंदर वाला जो पत्थर है वो नादिर शाह के फरजान ज़ाहिर शाह ने भेजा था। वो मैं अंदर भी आपको सर जो आप पत्थर की बात करें जो बैरूनी सतह पे इस्तेमाल हुआ है, बैरूनी पत्थर जी, ये कौन सा पत्थर है, कोई इसका नाम? ये संगे सुर्ख इसको मेरा ख्याल है उर्दू में कहते हैं, रेड सैंडस्टोन है। ये वही पत्थर है जो बादशाही मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। सर अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं। सर बताइएगा कि इस मज़ार के अंदर कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पत्थर है? हाँ जी, ये तो यहाँ का मुकामी बरसगीर का संगे मरमर है। ये जो पत्थर है सारा, ये ऊपर ये जो चबूतरा है, ये ऊपर जो तुर्बत है, ये जो कतबा है, ये अफगानिस्तान के बादशाह ने भेजा हुआ है। ये खास किस्म का अफगानी पत्थर है। अच्छा। इसमें जो ये नीली आप देख रहे हैं और स्याह देख रहे हैं, ये लाजवत लैपिस जिसको कहते हैं, ये उसका बॉर्डर है। अच्छा। और इसकी खताती जो है कतबे की, ये अफगानिस्तान से होके आई बनी हुई है। मतलब उन्होंने अफगानिस्तान से ही बना के खताती करवा के भेजी थी। ये फिर जो पुरानी आयात हैं यहाँ पे, ये एक सदीदी साहब थे कैलीग्राफिस्ट, ये उन्होंने किया हुआ है। और ये परवीन रकम साहब ने अलामा साहब के अशार जो छत पे लिखे हुए हैं, ये सारे फारसी के अशार हैं। उस पर कई लोग एतराज़ करते हैं कि उर्दू के क्यों नहीं है, पर उसकी वजह ये है कि अलामा साहब की सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो फारसी स्पीकिंग है। उनका कलाम का भी मेजर हिस्सा फारसी में है, उर्दू में उनका हिस्सा है जो कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास पैगाम था उनका। पर जो पूरे आलम इस्लाम के लिए जो बड़ी तस्वीर वाला पैगाम है वो फारसी में है। तो ताकि उनकी एक अफाकियत जो है वो जाहिर हो, इसलिए फ़ारसी के अशार यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। और ये जो कतबा है इसका बड़ा एक ख़ास किस्म का पत्थर है, इसके बीच में से रोशनी गुजरती है। और सर अगर ये शैंडलियर की बात की जाए, ये जो ऊपर लगाया गया है जी, ये यहाँ का सकाफत की, बरसगीर की सकाफत की निशानी है जी। ये क्योंकि ये मज़ार एक तरह से ना ही सिर्फ बरसगीर की जो अलामा साहब की सोच और फिक्र थी उसकी नुमाइंदगी करता है, बल्कि अफाकियत जो पूरी दुनिया के लिए अलामा साहब की शायरी और पैगाम था, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। तो बुनियाद तो अलामा साहब की बरसगीर से ही, सियालकोट और लाहौर से ही थी। तो इसलिए ये जो एक तरह से ये पाकिस्तानी या बरसगीर की इस्लामी सकाफत की ये निशानी है। इस तरह की अफगानिस्तान में भी ये लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये ओरिजिनली यहाँ पे 4 वो फानूस नुमा चीज़ें भी थी कोनों पे। अच्छा। पर वो रास्ते में आते हुए टूट गई थी, तो फिर वो उनको यहाँ पे नहीं लगाया गया। अच्छा। तो कई साल पहले, मेरा ख्याल है 1980 में या उससे पहले कुछ अर्सा के लिए यहाँ पे उन्होंने वो लगाई थी चीज़ें जिसमें मौलाना रूमी के मज़ार की खाक थी, पर फिर वो डरते थे कि ये कोई तोड़ ना दे या उठा के ना ले जाए, क्योंकि वो परमानेंट फिक्स नहीं थे। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने रिमूव कर दिए यहाँ से। तो ये वो नीला पत्थर जो सबसे कीमती, ये लाजवर्त एक कहा जाता है इसको। ये वो बॉर्डर, ये काला और नीला उसका बॉर्डर है इधर भी, और ये सारी तरफ चारों तरफ अलामा साहब के मज़ार के। सर अब हम अलामा मोहम्मद इकबाल की पर्सनालिटी के बारे में, उनकी शख्सियत पे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें उनकी शख्सियत के बारे में भी बताएं, कैसी शख्सियत थी उनकी, उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी?
जी, पहली बात तो ये है कि जो हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र की बुनियाद जो थी, एसेंस या लुबे लुबाब जो था, वो उनके दिल में जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने कलाम के ज़रिए मुसलमानों की और इंसानियत की बेहतरी के लिए शायरी की। बरे सगीर में जो उनको नज़र आ रहा था कि मुसलमान जिस हाल में हैं, और अंग्रेज़ ने सिलसिला आज़ादी एक शुरू किया था कि हम जमहूरियत और जमहूरी अमल के ज़रिए बरे सगीर को आज़ाद कर देंगे, मुत्तहदा बरे सगीर को। तो उसमें अल्लामा साहब ने अपने कलाम के ज़रिए जो दो चीज़ें बुनियाद बनी, अलहदा रियासत के मुतालबे की और खुतबा इलाहाबाद की, और अलहदा रियासत के मुतालबे की, और जिसके ज़रिए कायदे आज़म ने हमें ये मुमलिकत हासिल करके दी, उसकी बुनियाद दो चीज़ें थी। एक तो मुस्लिम कौमियत, कि मुसलमान दुनिया में जहाँ पे भी बसते हैं वो एक कौम है। तो वो बरे सगीर में क्योंकि मुसलमान भी बसते थे, दूसरी कौमें भी बसती थी, तो बरे सगीर के हवाले से उसको दो कौमी नज़रिया कहा गया कि मुस्लिम कौमियत एक चीज़ है और नॉन मुस्लिम कौमियत दूसरी कौम है। तो अल्लामा साहब ने अपने कलाम के ज़रिए वो मुस्लिम कौमियत का जज्बा जो था वो लोगों के दिलों में उभारा। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी अंग्रेज़ का जमहूरी निज़ाम के ज़रिए आज़ादी देने का अंदिया या ऐलान। उन्होंने 1909 से ये शुरू कर दिए थे सिलसिले कि हम आहिस्ता आहिस्ता असम्बलियाँ मुंतखब करवाते जाएंगे, उनको इख्तियारात मुंतकिल करते जाएंगे, आखिर में सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। जो पूरा हिंदुस्तान है उसको एक तरह से डोमिनियन स्टेटस या हक़ खुद इरादियत दे देंगे कि वो जो मर्जी करना चाहें वो करते रहें। तो अल्लामा साहब ने ये दो चीज़ें अपने कलाम के ज़रिए बरे सगीर के मुसलमानों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि तुम एक मुस्लिम कौम हो, एक कौम हो। सूबों में ये जो डिफरेंशिएशन है उसको ख़त्म करो, मुत्तहद हो, एक कौम की तरह आगे उभरो। और जो अंग्रेज़ की जमहूरियत है इसके ज़रिए तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। तुम्हारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही इस चीज़ में है कि तुम इत्तेहाद करके अलहदा हो जाओ बाकियों से। और यही चीज़ उन्होंने फिर खुतबा इलाहाबाद में तसव्वुर भी पेश किया और मुतालबा किया। और ये मुझे अफसोस होता है कि देख के कि खुतबा इलाहाबाद को पहले सफ़े से आगे लोग पढ़ते ही नहीं हैं। खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा साहब ने वो फार्मूला दिया हुआ है कि किस तरह हमें आज़ादी या हमारे हकूक़ का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ होगा। 1940 में जो करारदाद लाहौर थी, बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, वो भी असल में अल्लामा साहब के खुतबा इलाहाबाद के यही दो जो नुकात हैं उनको ही दोबारा रिपीट किया हुआ है। अगर आप हज़रत अल्लामा के खतूत कायद आज़म को जो उन्होंने लिखे थे, वो हज़रत अल्लामा की सारी जो कुतब थी वो मेरे वालिद ने, अल्लामा साहब ने खुद शाया की, मेरे वालिद ने शाया की। एक किताब थी जो अल्लामा साहब ने खुद नहीं शाया की, वो कायद आज़म ने शाया की थी। अच्छा। उसका नाम है लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना। वो 1936-37 में हज़रत अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को खतूत लिखे हुए हैं। उसमें उन्होंने एक तरह से आने वाली मुमलिकत का खाका भी कायद आज़म के साथ डिस्कस किया हुआ है। कायद आज़म के जवाबात मौजूद नहीं है, अल्लामा साहब ने गालिबन ज़ाया कर दिए थे। और ये किताबचा या वो जो खतूत की किताब है ये कायद आज़म ने 1946 के इलेक्शंस के बाद शाया की थी। और ये आज भी किसी ज़माने में हमारे सिलेबस का हिस्सा थी, आज भी दस्तयाब तो है, पर तालीमी इदारों से मुख्तलिफ हुकूमतों ने जिस तरह कलाम इकबाल को गायब किया, अल्लामा साहब की छुट्टी को कैंसिल किया, उस तरह वो इसको भी निसाब से निकाल दिया गया। ये मुझे अफसोस है क्योंकि अल्लामा साहब ही वो गाइडिंग लाइट थे जिसकी वजह से ये मुमलिकत मारज़ वजूद में आई। उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो फरमुदात थे, उनकी जो सोच और फिक्र थी, अगर हम उससे दूर हो जाएंगे तो हम इस मुमलिकत को बनाने का जवाज़ ही खो देंगे और फिर हम दोबारा अंधेरों में भटकते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब कुछ स्मोक की बात करते हैं, क्योंकि लाहौर में रहते हुए बात स्मोक की ना हो ये हो नहीं सकता। एक बार फिर दुनिया के लिए एक रोग बनने लगी है स्मोक, और ख़ास तौर पे पंजाब और फिर लाहौर के रहने वालों के लिए इसने दुनिया भर के दीगर शहरों की तरह, बड़े शहरों की तरह पंजाब और लाहौर को लपेट में लेना शुरू कर दिया है। और सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि एक पैमाना होता है इसको मापने का, उसके मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर लाहौर दूसरे और कराची छठे नंबर पर है। लाहौर की फ़िज़ा
आलूदा तरीन है। कराची के गिर्द की जो गर्द आलूद फ़िज़ा है वो एक प्रोटेक्टिव लेट मीटर्स हैं उसकी तादाद 160 है। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक 151 में से 200 दर्जे तक जो आलूदगी है वो मुज़र सेहत है, 201 दर्जे तक से 300 जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, और 301 से जब ये दर्जा क्रॉस करता है तो ये ख़तरनाक हद तक यानी कि उस हद तक पहुँच जाता है कि आम लोगों को भी मुतासिर करना शुरू कर देता है। हुकूमत पंजाब ने इसके लिए 6 अक्टूबर को दफ़ा 144 नाफिज की थी। फसलें जलाने पर कचरा और जो सनती गाड़ियाँ इसके धुएँ के अखराज के ज़रिए जो फ़िज़ा आलूदा होती है इस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर खा असर सामने नहीं आया। कार्रवाई का भी ऐलान किया गया था और 1 माह तक दफ़ा 144 के तहत फसलों की बाकियात और कचरा जलाने पर पाबंदी की गई थी, लेकिन चावल की फसल की कटाई के बाद अवाम की जानिब से इन बाकियात को जलाया जा रहा है। और अगर लाहौर से सियालकोट मोटरवे पे आप सफ़र करें तो ये देखने में आता है कि इक़दाम के दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर पूछने वाला कोई नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली आप भी लाहौर शहर में रहते होंगे या देखते होंगे, और हम भी देखते हैं कि जो अभी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है इस हवाले से जो स्मॉग का एक एलिमेंट है, क्या वजह है? आप लोग जितना गवर्नमेंट ने सख्ती भी की थी कि ये सारे मामलात इक़दाम उठाए जाएंगे, लेकिन फिर हर बार की तरह इस बार भी स्मॉग और लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, और अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने फरमाया कि आज लाहौर दूसरे नंबर पर है पोल्यूशन। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 3-4 दिन से मैं इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, और कल तक लाहौर आलूदा तरीन था और आज दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। मैं आपसे बड़ी हम्बली ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये दूसरे नंबर पर भी नहीं है। एक्चुअली जो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगे हुए हैं जो हमारे दोस्तों ने NGOs ने इंस्टॉल किए हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं, और उनकी कैलिब्रेशन भी नहीं हुई। मैंने अपनी टीम को भेजा था अमेरिकन एम्बेसी, वो कोई रिजल्ट आए हैं जब तक उससे नहीं पहुँच सके मुझ तक। बाकी जो NGOs ने जहाँ जहाँ पर इंस्टॉल किया है वहाँ पर भी इनको अपने ऑफिसर्स को मैंने ताकीद की कि वहाँ पर जाएँ और एक तो इंस्टॉल जिस तरह उन्होंने किया है वो चेक करें और उसकी कैलिब्रेशन चेक करें, और आप देखेंगे जब हम ये सब चेक कर लेंगे और उनको लाइक प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो लाहौर इंशाअल्लाह ताला अब हमें आलूदगी में कहीं भी नजर नहीं आएगा। जहाँ तक बात है इक़दाम की और अपने फसलों की, रिजवान साहब इस वक्त इंडेक्स कितना है वैसे? अगर जो हम कह रहे हैं वो नहीं है तो कितना है आपका? आप वजीर हैं तो इस वक्त क्या मालूमात है आपकी, हमें बता दीजिए, सही वाला बता दीजिए। आपको भी नहीं पता? गुजारिश है कि डिफरेंट प्लेसेस में लाहौर में जहाँ पर हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इंस्टॉल्ड हैं, 4 जगहों पर इंस्टॉल्ड हैं, उन तमाम की रीडिंग डिफरेंट है, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स किया जाता है वो एक्यूमुलेट किया जाता है। जी मैं कह रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए प्लीज। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम बताते हैं वो 24 आवर्स तक एक्यूमुलेट करके बताते हैं। ठीक है। तो जी हमारा कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था दैट वाज बिलो 200, इट वाज अराउंड 187। जी हाँ, और अभी आई हैव जस्ट रीच्ड ऑफिस एंड अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे अंदाजा नहीं है आज तक क्या है वो मैं आपको। तो ये अगर वो मीटर गलत है तो आपको कैसे पता लगा कि 187 है? आपके पास कौन सा इंडिकेटर है? मैं मिनिस्टर हूँ EPD का, और हमारे पास अपने 9 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। एक हमारे पास मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर है और 8 हमारे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल्ड हैं। तो जी हाँ, वो हमें लाइक और आज से भी नहीं है, ये काफी अच्छे वो ठीक चल रहे हैं, वो जो 9 है वो ठीक चल रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, उसमें से एक दो में खराबी है, कुछ छोटे छोटे पुर्जे वो एक्चुअली हो जाता है। वो 4 कौन से हैं जो आपने अपनी टीम को भेजा है कि उनको ठीक करें? अगर ये 9 ठीक चल रहा है, आपने कहा 4 हैं, चारों खराब हैं, मैंने टीम को भेजा है, अब आप कह रहे हैं 9 हैं वो ठीक हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने ये अर्ज किया है कि जो हमारी NGOs ने लगाए हुए हैं अपने तौर पर एयर क्वालिटी मॉनिटर
उनको हम वी आर गोइंग टू हेल्प देम आउट कि अगर उनके एयर क्वालिटी मॉनिटर्स ठीक तरीके से इंस्टॉल नहीं है तो विल लेट देम आई मीन हेल्प देम। मैंने आपसे यह की कि मैंने अमेरिकन एम्बेसी में जो उनका, तो आपके मुताबिक कल जो ये इंडेक्स था ये 187 था। मेरी इतनी मालूमात तो नहीं है, आप मिनिस्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी होंगे, समझते होंगे। 151 to 200 तक जो दर्जा है ये मुज़र सेहत है, ये सेहत के ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। और किसी की क्या बात करें, हम खुद इस चीज़ से मुतासिर हैं। और आज बहुत अरसे के बाद मुझे खुद मास्क लगाना पड़ा क्योंकि इतना गले में और सांस में प्रॉब्लम हो रहा था कि आई वाज़न्ट एबल टू मैनेज। और इवन गार्ड मुझे कहता है कि सर आज ने गाड़ी में भी मास्क लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने इस दफ़ा 144 के अलावा क्या किया है आपने लोगों की सेहत के लिए, जो बड़ा अहम मामला है? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जो आपने मास्क लगाना पड़ा आज आपको या बाकी मतलब लाइक मीन फील कर रहे हैं लोग, उसकी बेसिकली वजह वो 144 लगाने से नहीं खत्म होगा। ये हमारा एक वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के इदारे की 2017 में उन्होंने एक रिसर्च की थी। उसके मुताबिक 43% जो व्हीकलर एमिशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो उसमें अब जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा एक काम उठाया जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं। और कल मैंने अभी एक इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है उसका भी इनॉग्रेशन की है। जब तक हम अपनी व्हीकलर एमिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे एवरीथिंग विल बी मीनिंगलेस। तो हम उसके लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, कतई कलामी की माजत खाऊं, लेकिन 2017 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ़िज़ाई आलूदगी का मामला शुरू हुआ था। चलिए आप लोग ये लॉजिक देंगे कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को भी 3 साल हुए हैं, हमें पहले के नहीं पता। तो क्या ये इक़दामात, ये मीटर्स का ठीक होना, दफ़ा 144 के बाद जो मामलात को ठीक करना, ये 3 साल का अरसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर हम इन मामलात को बेहतर कर लेते और पेशगी इक़दामात करते? क्योंकि हर साल स्मॉग का मामला आता है और हर साल हम यही लॉजिक देते हैं, जी ये वाला मसला था तो पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने ने ये किया। तो अगर ये आया मामला तो हमने इसको पहले क्यों नहीं इसके पेशगी इक़दामात किए? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए सबसे पहले तो आपको हम सबको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर एनवायरनमेंट की कोई नो हाउ दी है तो इसकी गवर्नमेंट ने दी है। दूसरी अर्ज ये है कि ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आते। और जहाँ तक आप 3 साल के अर्से की बात कर रही हैं तो जो ब्रिटेन का मामला था जो पाकिस्तान में पंजाब में तकरीबन 12,000 के करीब है वो 90% ज़िग-ज़ैग पर चले गए हैं। अब वो एमिशंस को दे आर नॉट आई मीन हैविंग एनी कंट्रीब्यूशन इन पोल्यूशन। जहाँ तक आपने देखा कि जो मैंने व्हीकल्स की बात की इसमें हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप बिल्कुल वो गाड़ी सड़क पर ना आने दे जो कि एमिशन लाइक आई मीन लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। नहीं उस तरह से नहीं चल रही। अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। नहीं सर मैं अभी रोड से आया हूँ मैं अभी सड़क से आया हूँ। आपको निगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लें थोड़ा सा तो लास्ट ईयर्स में इससे बहुत ज्यादा शायद हमें नजर आती हो। परफेक्शन कभी भी नहीं आता। माजरत के साथ आप वैसे वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ मौलियात हैं लेकिन लाहौर तो हमें पहले से ज़्यादा गंदा नज़र आता है। 2 साल पहले से ज़्यादा गंदा नज़र आता है। कूड़ा करकट की सूरत में, आलूदगी की सूरत में, गाड़ियों के अगर नंबर्स, क्योंकि आप नंबर्स की जब बात आती है गवर्नमेंट कहती है नहीं हमारे नंबर्स ये हैं, बाकियों के नंबर्स ये हैं। तो मेरा यहाँ पे सवाल करना बनता है कि क्या हम आपके नंबर्स पे जाएं, हम किसी न्यूट्रल अथॉरिटी के नंबर पे क्यों ना जाएं जो हमें आज़ाद एक नंबर हमारे सामने रखे। बहरहाल बजाय इसके कि हम इस पर डिबेट करें, आई थिंक एंड वी होप कि हुकूमत इसको सीरियसली ले, जो अब तक माजरत के साथ नहीं ले रही है। हमारी बच्चों की सेहत का मामला है, हम बड़ों की सेहत का मामला है, बुजुर्गों की सेहत का मामला है, लाखों लोगों का शहर है, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। खैर रिजवान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कभी ये कहेंगे पड़ोसी मुल्क में दिवाली थी, धुआं बहुत निकला, पटाखे चले तो यहाँ पे स्मॉग आ गई। हाँ दे कैन डू दैट, वी वंडर। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। हाय रोबोट
हेलो रोबोट, वेलकम टू एक्सप्रेसो। हीरोज भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, आज हमारे शो में रोबोट आए हैं। सो हेलो रोबोट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जनाब, ये हमने आज बड़ा डिफरेंट हमारा जो कह ले ब्रेक के बाद हमारी वापसी हुई। वैसे तो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट एक्सक्लूसिव एवर आई मस्ट से, पहला रोबोट आपने किसी मॉर्निंग शो में देखा है हिस्ट्री में। तो क्रेडिट गोज टू एक्सप्रेसो, यस, एंड इट कैन वेव एज वेल। तो दौरे जदीद में जनाब रोबोट जो हैं वो यकीनी तौर पे इस्तेमाल होने वाले हैं। अब तो ये भी कहा जाता है कि टीवी एंकर्स भी रोबोट हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग होगी और वो खबरें पढ़ेंगे। बाबर आजम ने खतरे में डाल दिया। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे शोबे जिसमें रोबोट्स का इस्तेमाल भी आम हो गया है, और ये जो कल का जादू था, आज की साइंस और आज की साइंस फिक्शन, हमारा यही कल है, इसी को हमने लेकर आगे चल रहा है। और इंसान जब जो जिंदगी आगे बढ़ रही है, जिंदगी में आसानी के लिए इंसान ऐसी चीजें करता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ रोबोट्स आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे काम करेंगी भी, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्म्स, कहानियाँ, नॉवेल्स, वीडियो गेम्स हमें देखने को मिलती हैं रोबोट्स के ऊपर, और हमें जो आने वाले वक्त के बारे में बताती रहती हैं। आज हम आपकी मुलाकात 28 साल एक नौजवान से करवाने वाले हैं जिनका नाम है सैयद उसामा अजीज। नहीं, इनके साथ नौजवान भी, इनको किसी ने बनाया है अच्छा, ना, ओके, वो उसामा अजीज है जिन्होंने इंसान नुमा रोबोट तैयार किया, जिसने हमें हेलो भी बोला है और आप सबको भी हेलो बोला है। तो उसामा को वेलकम करेंगे। उसामा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर ऑन द शो। क्या हाल है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक उसामा। वैसे ही आज हमारा बड़ा डिफरेंट जो ब्रेक से एक वापसी हुई कि आपके रोबोट ने हमें हेलो बोल दिया। सो आपने ये जो रोबोट बनाया है बेसिकली, क्या ये आपको भी दिन रात हेलो बोलता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो क्रिएटर हूँ, तो मेरी तो कमांड्स ही ओबे करता है सारी। ओके, सो अगर मैं इसकी कमांड्स के हवाले से आपसे पूछूं कि क्या क्या कमांड्स अब ले सकता है इसकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक, तो हमें बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, स्ट्रक्चर भी बताइए इसका। जी, बेसिकली ये एक 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, और जब हम रोबोट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन आर्म्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको रेप्लिकेट करना एक रोबोटिक फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रोबोट्स तो बेसिकली जैसे आपने बात की साइंस फिक्शन में हर टाइप के, एग्रीकल्चरल फील्ड से लेकर मेडिकल में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, प्रोस्थेटिक लिम्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। रोबोटिक्स बेसिकली अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, और फ्यूचर की बात करते हैं तो अब तकरीबन आपको हर जगह नियर फ्यूचर जो है वो रोबोट्स नज़र आएंगे। इस रोबोट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशंस में ये है कि ये एक सोशल रोबोट है। बेसिकली इसको ह्यूमनॉइड फॉर्म में इसलिए बनाया गया है ताकि ये इनडोर कमर्शियल स्पेसेस में ऐसी जगहों पे इसको डिप्लॉय हम करेंगे जहां पर लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कोबॉट्स या कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स की फील्ड में आता है, और इसमें ये होगा कि कोई भी जैसे ये ड्रिंक सर्व कर सकता है, कोई कॉफ़ी शॉप में आप इससे कॉफ़ी भी आपको ये बना के देगा। तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। इसके अलावा जैसे भी आपने बात की कि कोई पता नहीं अगले साल हो सकता है कि आपके साथ ये शो होस्ट नहीं, ये आप हमें टेंशन दे लेकिन कोई बात नहीं उसामा, जिस तरह से भी आपने बताया कि ये जो मुख्तलिफ जगह पे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, इनकी एफिशिएंसी के हवाले से ऑब्वियसली एक ह्यूमन की रिप्लेसमेंट एक रोबोट में ढूंढना इट्सेल्फ एक बड़ी डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट आइडिया है। लेकिन इसमें काफ़ी काम भी, और आपने भी चूंकि काम किया, आपने जिस तरह से कहा कि ये सोशली इंटरेक्ट भी कर सकता है, ये कॉफ़ी शॉप में आपको कॉफ़ी भी सर्व कर सकता है, हेलो हाई भी कर सकता है। सो इसकी जो एफिशिएंसी वाला एलिमेंट है या क्विक, या इसका जो रिस्पांस टाइम जो है एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट रिस्पांस होगा या थोड़ा डिले पे होगा, चंद सेकंड्स पे होगा, इस हवाले से बताएं। अच्छा, इसको समझने के लिए दो चीज़ें हैं। रोबोट्स में दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक रोबोट्स और एक होते हैं जनरल पर्पस रोबोट्स। एप्लीकेशन स्पेसिफिक रोबोट्स जो होते हैं उसकी एक एग्जांपल इस तरह आप ले लें जैसे कि एक ATM मशीन है, कंप्यूटर है, जो कि बेसिकली उसको उसी काम के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो उस केस में उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि वो एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब हम जनरल पर्पस मशीन की बात करते हैं तो उसमें हमारा टारगेट ये होता है कि ये एक मशीन ज़्यादा काम कर सके, जनरल पर्पस हो जाए, लेकिन मे बी एफिशिएंसी पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब क्योंकि ये रोबोट जो आप देख रहे हैं ये एक जनरल पर्पस रोबोट है, तो इसलिए इस रोबोट की जो एप्लीकेशंस हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फील्ड्स में आती हैं। तो अब अभी खास तौर पर मैंने इसको प्रोग्राम किया था ड्रिंक सर्विंग के लिए, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। इसके अलावा भी अभी वीडियोज़ के लिए जी, तो वो उसमें जैसे आप देख रहे होंगे इसकी मूवमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ये ड्रिंक बेसिकली उठा रहा है,
ग्लास को पिक कर रहा है और फिर उसके बाद पोर कर रहा है और फिर वो आपको सर्व कर रहा है। तो ये बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स ये आपको मारेगा तो नहीं? ये बहुत दूर मुझे डर लग रहा है कि ये हिल रहा है और ये गलत इंफॉर्मेशन देने में मारता तो नहीं है? अच्छा ये सिर्फ वेव नहीं अभी So this is the live demonstration. Osama, amazing. This is the live demonstration. बहुत कमाल है माशाल्लाह। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए इतनी इनोवेटिव एक आइडिया भी लेकर आना एंड देन आपने रोबोट बना के खड़ा कर दिया एंड यू नो इट्स लाइक वर्किंग। दैट्स अमेजिंग। तो हमें ये बताइए कि एक तो इसमें वक्त कितना लगा और इसमें मजीद इनोवेशन में कितना टाइम आपको चाहिए इसको मजीद बेहतर करने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग को? जी मैंने 2019 1 सितंबर से इस रोबोट को बनाना शुरू किया था। बेसिकली एक फिंगर के जॉइंट से इसको बनाना शुरू किया था। अच्छा। तो वहां से होते होते फिर रिस्ट बनाई, फिर एल्बो, फिर शोल्डर। तो इसमें टोटल अभी 2 इयर्स लगे हैं और ये हार्डवेयर इसकी जो है वो पूरी बॉडी जो है वो तैयार है जिसमें मोटर्स, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। इस पे कितना बजट लगा आपका अगर बता पाए? अब जो इसके अंदर फ्यूचर इज इट लाइक रियली एक्सपेंसिव? इसके अंदर टोटल सारी कॉस्ट मिला जी 3D प्रिंटर की कॉस्ट मिलाकर उसके फिलामेंट्स आते हैं प्लास्टिक के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मोटर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर अराउंड अबाउट 9 लाख रुपीस इसके ऊपर टोटल ऑलमोस्ट $1 million। राइट। ओके। अच्छा उसामा, मॉडिफिकेशन के हवाले से आप बता रहे थे, क्या प्लान है आपका? आप इसको किस तरह से मजीद मॉडिफाई करेंगे? जी फ्यूचर में अभी जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है क्योंकि यही एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर अगर हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड्स इसके ऊपर चलाना चाहते हैं या इसको उसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर नहीं था। तो सॉफ्टवेयर तो हमारे पास मौजूद है। तो अब मैंने क्योंकि इसका हार्डवेयर रेडी कर लिया है तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि ये आपके साथ बेसिकली बात कर रहा होगा, स्पीच रिकग्निशन का एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप खुद इससे कन्वर्सेशन करके आप खुद कहेंगे तो ये आपके लिए वेव कर देगा हाथ। इसी तरह इसमें इमेज प्रोसेसिंग का भी एक एलिमेंट होगा कि ये बेसिकली जो भी इसके सामने लोग आते हैं ये उनकी फेसेस को रिकॉग्नाइज कर ले और अपने पास स्टोर और मास तो बड़ा वो स्क्विड गेम्स टाइप आपने इसको किया है, यू नो थोड़ा वो उस तरह का लग रहा है। अच्छा, क्या हम ओसामा कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली बनने वाला पहला रोबोट है? हम ऐसा कह सकते हैं? ह्यूमनाइड रोबोट में आप कह सकते हैं 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट फर्स्ट है क्योंकि रोबोट की टर्म तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट है बहुत बड़ा दैट यू आर ऑन आवर स्क्रीन। सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। ठीक, यू हैव अ क्वेश्चन? मैं उसामा से बस यही जानना चाहूंगी, उसामा जिस तरह से भी आपने इस रोबोट के हवाले से हमें बताया, अब ये जो रोबोट है ये प्रॉपर्ली रेडी है तो आप इसको किन किन फंक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपने कहा कि ये ह्यूमन इंटरेक्शन या सोशली भी मूव कर सकता है, सो उसको भी बताइएगा थोड़ा सा। जी अगर आप इसको देखें तो इसमें ख़ास बात यही है कि इसको काफ़ी मेरी कोशिश ये थी कि प्रोडक्ट फॉर्म में ही इसको बनाऊं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो क्योंकि जब इसको सोशल एनवायरनमेंट में जाना है तो इसकी कोई वायर्स या मोटर्स आपको नज़र ना आ रही हूँ। तो जो भी पब्लिक फॉर एग्जांपल एक आइडिया मेरे माइंड में ये है कि जैसे कोई कॉफ़ी शॉप में इंस्टॉल किया जाए जहाँ पर ये आपके फेसेस भी रिकग्नाइज कर रहा होगा। आप फॉर एग्जाम्पल एक टाइप की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं तो रोबोट बेसिकली आपके फेस के साथ आपके ऑर्डर को, आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंस की बेसिस पर आपको डिफरेंट आइडियाज सजेस्ट करेगा, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स करेगा। तो बेसिकली ये एक इसके पीछे आइडिया है कि इसको ओसामा इट्स सच अ ग्रेट आइडिया। आपकी बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे स्टूडेंट्स में भी शिफ्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कल्चर आए ताकि हम भी चीन और जापान जैसे ममालिक के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम आगे बढ़ें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच अ नाइस कंटेंट आई मस्ट से और बड़ा ही इंप्रेसिव रहा हमारे लिए। यू आर सच अ हीरो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक लेंगे के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है पाकिस्तान के एक और अजीम फनकार को खिराज तहसीन पेश करने का जो कल लाहौर में हमसे जुदा हो गए, उसको पुरदे खाक कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं कलंदर बेस बैंड के पप्पू साईं की, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर ढोल बजाकर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा मुद्दतों याद रखा जाएगा। ढोल बजाने का मुनफरिद अंदाज और पूरी दुनिया के अंदर ढोल को मुतारिफ अगर हम कहें पप्पू साईं ने करवाया, उनका नाम एक ब्रांड था ढोल बजाने के हवाले से, तो वो गलत नहीं होगा। लिवर के आर्जे में कैंसर में मुब्तला थे और 85% जो उनका लिवर था वो काम करना छोड़ चुका था।
इस हवाले से हम आपको बताएं कि पप्पू साईं को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया लाहौर के अंदर, हमसे वो जुदा हो गए, लेकिन हमारी दुआएं उनकी रूह के साथ हैं, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। बहुत बड़े फनकार थे पाकिस्तान के। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी कल, और शाम को तो हमारी आपसे जोश जगादे में मुलाकात होती ही होती है। तो कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।